ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ लुई 18 टू नेपोलियन 3। क्योंकि प्रीवियस जो लेक्चर थे तो उनमें हमने टॉपिक्स कवर किए थे लाइक कंसर्ट ऑफ यूरोप एंड मेटरनिक सिस्टम। तो उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेन्योर ऑफ लुई 18 टू नेपोलियन 3। अब क्या है कि जैसे हम सबको पता है कि इन द ईयर ऑफ 1814 जब नेपोलियन की जो है वो डिफीट होती है आफ्टर द नेपोलियन इन 1814 Louis XVIII was put on the throne of France, so his age was 59, but intellectually and by character, he was well qualified to be a king. He stood for the policy of compromise and the reconciliation. अब क्या है कि जब नेपोलियन की डिफीट हो जाती है ना इन द 1814 तो उसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्वियसली नेपोलियन तो नहीं था तो उसके बाद लुई जो 18 है उसको लगाया जाता है फ्रांस पे। हालांकि इसकी एज तो बहुत ज़्यादा थी 59 इयर्स थी बट अगर हम उनको देखें कि एज अ किंग क्या वो डिज़र्व करता था किंग होना तो येस वो डिज़र्व करता था इंटेलेक्चुअली एंड बाय द करेक्टर क्योंकि उसने ज़्यादा जो फोकस किया था कंप्रोमाइज़ के ऊपर फोकस किया था एंड रिकंसाइलेशन के ऊपर। अब सवाल ये पैदा होता है कि लुई 18 कौन है? लाइक प्रीवियस हम जो है बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बार्बन डायनेस्टी। ठीक है, तो ये बार्बन डायनेस्टी से ही बिलोंग रखते हैं। जैसे हमने प्रीवियस रूलर्स पढ़े थे उनमें था लुई 15 एंड द सेकंड वन वाज लुई 16। ठीक है, तो अब जो लुई 18 है ना एक्चुअली वो ब्रदर है लुई 16 का। अब जो लुई 16 का बेटा था ना उसको तो एग्जीक्यूट किया गया था। अब इसका भाई जो है लुई 16 का उसको हम कहते हैं लुई 18 who had been executed by the revolutionaries in the 1793. Here we are talking about the Louis 16 जिसको रेन ऑफ टेरर के टाइम पीरियड के ड्यूरिंग एग्जीक्यूट किया गया था। So Louis XVIII's early life was marked by the turbulent events of the French Revolution when his brother Louis XVI was executed in the 1793 during the Reign of Terror. So Louis XVIII became or spent the most of his time in the exile, first in England and then later in the various European cities during the time of French Revolution and the rise of Napoleon. So despite his title, he had no real power as the Napoleon controlled France. अब ये जो लुई 18 थे ना इसने ये पूरा टाइम पीरियड जो था फ्रांस का वो देखा था जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो रहा था जब रेन ऑफ टेरर था। तो इसको टाइटल तो था लुई 18 का बट रियल में इसको कोई भी पावर नहीं था क्योंकि नेपोलियन का राइज हो चुका था और जो रियल और पावर था वो नेपोलियन के पास ही था। तो इसने अपना ज़्यादा जो टाइम था वो एग्जाइल में गुजारा था, पहले इंग्लैंड में फिर उसके बाद डिफरेंट यूरोपियन जो है वो सिटीज़ में। So the period of Louis XVIII's reign is known as the first restoration. ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना है फर्स्ट रिस्टोरेशन। अब हम इसके रेन को फर्स्ट रिस्टोरेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था कि पहले बाबर डायनेस्टी रूल करती थी फ्रांस के ऊपर, लेकिन उसके बाद उनका रूल खत्म हो चुका था। हमने देखा था रेन ऑफ टेरर, डायरेक्टरी रूल, देन नेपोलियन का आना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इतने टाइम पीरियड के बाद अब पहली बार जो है ना इनको रीस्टोर किया जाता है। किसको रीस्टोर किया जाता है? बाबर डायनेस्टी को। और बाबर डायनेस्टी में किस रूलर को जो है रीस्टोर किया जाता है? लुई 18 को रीस्टोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि लुई 15 का तो टेन्योर हमने देखा था, लुई 16 का भी हमने टेन्योर देखा था। लुई 17 जिनको बनना था वो थे लुई 16 के बेटे जिनको एग्जीक्यूट किया गया था। सो हेयर यहाँ पे लुई 16 का भाई है जिसको टाइटल मिलता है लुई 18 का और उसको रिस्टोर किया जाता है फ्रांस में। सो अब हम देखेंगे कि लुई 18 जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो बड़े एजेड थे, लेकिन उसमें वो गट्स थे कि किंग बनना वो डिजर्व करता था। सो देखते हैं कि इसने कौन सी जो है वो पॉलिसीज दी थी और किस तरीके से रूल किया था फ्रांस के ऊपर। सो चार्टर ऑफ 1814
अब इसने एक चार्टर दिया था, चार्टर ऑफ 1814. Louis XVIII issued the Charter of 1814, a constitutional document that served a compromise between the monarchy and the changes brought about by the revolution. So the charter recognized civil liberties and the legality of the property acquired during the revolution and some democratic principles like the bicameral legislature. अब यहाँ पे ना वो चीजें जो लोग डिमांड कर रहे थे ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन और आफ्टर द रिवॉल्यूशन, तो इसने इस चार्टर के थ्रू जो है लोगों की जो लिबर्टीज थी, सिविल लिबर्टीज, उनको भी रिकॉग्नाइज किया। हम जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं लाइक बाई कैमरल लेजिस्लेचर, उसको भी जो है इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। सो द चार्टर ऑफ 1814 guaranteed the rights of the people including freedom of press to a limited extent, मतलब not the completely, the equality of all men before the law and the protection of property rights. अब अगर हम इस बाबन डायनेस्टी को प्रीवियस बाबन डायनेस्टी से कंपेयर करें ना, तो हमें डिफरेंस नजर आता है। कैसे भाई डिफरेंस नजर आता है? क्योंकि हमने पहले बाबर डायनेस्टी में देखा था कि भाई कोई भी प्रेस की फ्रीडम नहीं थी, बल्कि हमारे लुई 15 एंड लुई 16 साहब तो ये कहते थे कि भाई आई एम द स्टेट एंड माय एवरी वर्ड इज लॉ। सो हमने ये देखा था कि उनके जो टेन्योर था इट वाज entirely डिफरेंट फ्रॉम द टेन्योर ऑफ लुई 18। अब लुई 18 ने फ्रीडम ऑफ प्रेस भी दी है, उन्होंने नहीं दी थी। एंड प्रीवियस बाबर डायनेस्टी को अगर हम देखें तो भाई वहाँ पे इक्वलिटी ऑफ ऑल मेन नहीं थी बिफोर द लॉ, लेकिन यहाँ पे है। एंड प्रॉपर्टी राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया है। सो द 100 डेज एंड द नेपोलियन रिटर्न 1815, द नेपोलियन रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल ऑन द एल्बा। अच्छा, आप लोग ना मुझसे तकरीबन सवाल कर रहे होते हैं कि मैम हम एमसीक्यूज कैसे प्रिपेयर करें। अब क्या होता है कि बीच में ना जब आपने सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर किया है और टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हैं, तो देन आपको सेपरेट एमसीक्यूज को प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब ज़रूरत कैसे नहीं पड़ती? क्योंकि देखिए ना कि यहाँ पे आप इवेंट्स पढ़ते जा रहे हैं, किस ईयर में क्या इवेंट हुआ था और रूलर्स के नाम पढ़ते जा रहे हैं, तो यहीं से एमसीक्यूज आते हैं। लाइक अगर एमसीक्यू आता है कि भाई जो है 1814 में जो फर्स्ट रिस्टोरेशन हुई थी तो किस किंग को लगाया गया था, दैट इज किंग लुई 18। एंड नेपोलियन जो है कहाँ पे एग्जाइल में भेजा गया था उसको, ठीक है, जो आइलैंड है एल्बा, वहां पे भेजा गया था। सो ऐसे ये चीजें हैं ना, अपने ना अलग से पेज लेना है और उसमें चीजें लिखनी है और उनको याद करना है। लेकिन हम देखते हैं कि जो नेपोलियन है ना वो वापस आता है 1815 में। अब वो उसको तो एग्जाइल पे भेजा गया था एल्बा पे, लेकिन क्या होता है कि लीडिंग टू अ ब्रीफ पीरियड ऑफ रिन्यूड वॉर नोन एज द 100 डेज, लुई 18 fled Paris and Napoleon was once again in the power until his final defeat at the Battle of Waterloo. दिस बैटल इज वेरी फेमस क्योंकि लास्ट बैटल थी जिसमें जो है नेपोलियन की डिफीट हो गई थी कंप्लीटली। सो आफ्टर द नेपोलियन सेकंड डिफीट, लुई 18 वाज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन एंड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सेकंड रिस्टोरेशन। अब यहाँ पे देखें, अब हमने प्रीवियस जब हम पढ़ रहे थे कांग्रेस ऑफ वियना में, तो कांग्रेस ऑफ वियना में मैंने जो है आप लोगों को ये पढ़ाया था कि जब पावर जो होते हैं ना यूरोप के, जब वो टेरिटरीज की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, तो उन डिस्ट्रीब्यूशन में ना उनके दरमियान झगड़ा अराइज होता है। लाइक पोलैंड के ऊपर एंड सैक्सनी के ऊपर, ठीक है, तो उनके ऊपर ना मतलब अराइज होता है। तो जब नेपोलियन को पता चलता है कि भाई वो तो आपस में लड़ रहे हैं, तो ये उसका फायदा उठा के वापस वहां से भागने की कोशिश करता है। अब जब हमारे लुई 18 का बहुत अच्छा टेन्योर जा रहा था, मतलब कंप्रोमाइज भी कर रहा था, रिकंसाइलेशन भी कर रहा था, लोगों की सुन भी रहा था, लेकिन जब इस साहब को पता चलता है कि भाई नेपोलियन निकल आया है एल्बा से और वो इस तरफ आ रहा है फ्रांस की तरफ, तो वो वेट भी नहीं करता नेपोलियन के आने का, बल्कि भाग जाता है। अब जब वो भाग जाता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नेपोलियन वाज वंस अगेन इन द पावर, लेकिन सिर्फ 100 डेज के लिए।
क्योंकि उसके बाद ना जब उनको पता लगता है जो उस टाइम के हमारे पावर्स होते हैं यूरोप के, उसके पावर्स जब होते हैं ना तो उनको जब पता लगता है कि भाई नेपोलियन जो है वो निकल आया है और हमें टफ टाइम दे सकता है, तो वो क्या करते हैं आपस में कंप्रोमाइज कर लेते हैं और वो यूनाइट हो जाते हैं और वो यूनाइट होके एक वो बैटल वेज करते हैं अगेंस्ट नेपोलियन व्हिच इज नोन एज द बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें नेपोलियन की डिफीट हो जाती है और दोबारा से लो 18 को जो है वो लगाया जाता है। उसको कहते हैं सेकंड रिस्टोरेशन। सो हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े। नंबर वन था फर्स्ट रिस्टोरेशन एंड सेकंड था दूसरा था सेकंड रिस्टोरेशन। ओके, तो हमने पढ़ी कि फर्स्ट रिस्टोरेशन एंड सेकंड रिस्टोरेशन। अब हम इनको जो है थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट रिस्टोरेशन एंड दूसरी थी हमारी सेकंड रिस्टोरेशन। अब जो हमारी फर्स्ट रिस्टोरेशन होती है ना वो होती है 1814 में। ठीक है, जब लुई 18 को खाली व्हाइट बोर्ड नजर अच्छा तो राइटिंग कौन थी नजर। तो 1814 में हम उसको कहते हैं फर्स्ट रिस्टोरेशन, जिसमें लुई 18 को जो है वो लगाया गया था बाबर डायनेस्टी के रूलर को। और जो सेकंड रिस्टोरेशन है वो हुई थी 1815 में, जब हम देखते हैं कि जो नेपोलियन है वो रिटर्न होता है उसका फ्रॉम द एल्बा फॉर द 100 डेज। और उसके बाद जब नेपोलियन की डिफीट होती है किस में, बैटल ऑफ वाटरलू में, तो जब उसकी सेकंड डिफीट होती है तो यहाँ पे दोबारा से जो है लुई 18 को लगाया जाता है, जिसको हम कहते हैं सेकंड रिस्टोरेशन। सो द चार्टर ऑफ 1814 ही इशूड लिबरल ऑर्डर दिस चार्ट। अब उसमें क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस था जो हमारे पास चलेगा कब तक, 1848 तक, क्योंकि 1848 में हम देखेंगे कि दोबारा से फ्रांस में रिवॉल्यूशन आएगा। अब उसमें क्या था कि किंग होगा जिसको एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगे, मतलब वो क्या करेगा, अपॉइंटमेंट्स करेगा, वॉर डिक्लेयर करना, ऑर्डिनेंस इशू करना, पीस ट्रीटीज जो है वो करना, अलायंसेस बनाना, कॉमर्स, कमांडिंग द आर्मी, नेवी एंड द लेजिस्लेचर। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट काम होंगे ना वो किसके पास होंगे, किंग के पास होंगे। एंड उसके बाद क्या होगा कि प्रोविजन वाज मेड फॉर अ लेजिस्लेचर ऑफ टू हाउसेस, जैसे हमने चार्टर में डिस्कस किया कि बाय कैमरल लेजिस्लेचर था, मतलब टू हाउसेस। So the number one was the Chamber of Peers and the second one was Chamber of Deputies. So the Chamber of Peers उसको nominate करता था King and they act as a high court for the justice. And जो दूसरा था हमारे पास Chamber of Deputies, वो elect होते थे for the 5 years. बस उनके पास ये लिमिटेड सा पावर होता था। फॉर एग्जाम्पल लाइक दे कुड रुकिस किंग टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन ऑन द सर्टेन सब्जेक्ट्स। मतलब अगर उनको लगता था कि भाई इन सब्जी दीज आर द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स सो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ लेजिस्लेशन ऑन दीज सब्जेक्ट्स, तो वो क्या करते थे, जस्ट रिक्वेस्ट करते थे किंग को कि भाई इनके ऊपर जो है वो लेजिस्लेशन होनी चाहिए। उसके बाद फ्री हम देखते हैं कि civil rights guaranteed to all the citizens, like all Frenchmen were equal before the law, and Frenchmen can secure appointments into civil and the military post, and no person could be imprisoned for, without a fair trial. And complete religious freedom and the equality in taxes, class system privileges were abolished, and the liberty of press was also granted. अब देखिए ना, दिस इज द पीरियड ऑफ लुई 18 जो बाबर डायनेस्टी से बिलोंग करता है, लेकिन ये वो चीजें जो लोग मांग रहे थे, लाइक जो है वो सारे सिविल राइट्स होने चाहिए सिटीजन्स के, एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ हो। एंड जो फ्रेंच मैन है उनके देखिए पहले उनके यो जो प्राइस पोस्ट थी वो नहीं मिलती थी, लेकिन अब मिल रही हैं। इन लोगों को इम्प्रिजन नहीं किया जाता विदाउट फेयर ट्रायल, एंड कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम है, इक्वलिटी इन टैक्सेस एंड पर्क्स प्रिविलेजेस जो थे क्लर्जी नोबल्स के वो भी देखे खत्म किए गए हैं। सो
उसके बाद हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या था इस चार्टर का। भाई इम्पोर्टेंस ये था कि इट्स वेरी ऑब्वियस ना कि इट एक्सेप्टेड द वर्क ऑफ रिवॉल्यूशन एंड नेपोलियनिक रिजीम। हाउ? भाई कैसे कि इसने इक्वलिटी ऑफ राइट्स दिए हैं, इक्वलिटी ऑफ टैक्सेस दी है, और जो है प्रेस फ्रीडम दी है इसने चार्टर ने, और उसके बाद जो है रिलीजियस फ्रीडम दी है। रिलीजियस फ्रीडम के अलावा जो है जस्टिस, जस्टिस के अलावा जो है लोगों को इम्प्रिजन नहीं किया जाता विदाउट फेयर ट्रायल। So it remained the constitution of France up to the 1814, and it did not restore the monarchy. So Napoleon returned from Elba. Louis was alarmed and without fighting for his throne fled the country. However, Louis was restored after the 100 days, जिसको हमने कहा था कि second restoration. So the restoration of the Louis 18 uh, okay, so here Louis 18, यहाँ पे आएगा X. Okay, after the Napoleon final defeat in the Waterloo in the year of 1815, Louis 18 was restored. यहाँ पे मैंने सही लिखा है, ऊपर गलती हो गई होगी. Okay, अब क्या है कि characteristics मतलब means what are the features of restoration? Like Baban restored but not the absolute monarchy. चले ठीक है, बाबर डायनेस्टी को तो रिस्टोर किया गया था, लेकिन भाई वो एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं थी. And restoration of Bourbons did not mean the restoration of absolutism. Much of the work of the revolution like Concordat, जो उन्होंने peace किया था with the church and the Napoleonic Code, the codification of laws थे, and the Napoleonic system of administration, the Bank of France and the Lion of Honor was retained by him. हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिनको अनल नहीं किया जाता बल्कि उनको रिटेन किया जाता है. एंड येस इम्पॉर्टेंटली कि एक ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि नेपोलियन के वो काम बताएं, वो पॉलिसीज बताएं, वो इनिशिएटिव्स बताएं जो आज तक फ्रांस में रिटेन्ड है या जिनको रिटेन किया गया था. सो दीज आर द दोज थिंग्स लाइक द कॉन्कॉर्डेट, नेपोलियनिक कोड, नेपोलियनिक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिनमें जो है लियन ऑफ ऑनर है, जिनमें जो अच्छे ऑफिसर से उनको रिवार्ड किया जाता था, एंड द बैंक ऑफ फ्रांस. अब लेकिन हम देखते हैं कि अनपॉपुलरिटी ऑफ द लुई 18 कैसे भाई. अब देखिए ना, जब ये शुरू में आया था ना तो लोग बड़ा मतलब बड़े खुश हुए थे, इसको सपोर्ट भी कर रहे थे. लेकिन जब ये दोबारा भाग गया था ना डरपोकों की तरह, मतलब विदाउट फाइटिंग वो भाग गया था, और जब वो भाग गया था और नेपोलियन की डिफीट हुई थी बैटल ऑफ वाटरलू में, तो इसको दोबारा से जो रिस्टोर किया गया था ना, वो विद द हेल्प ऑफ फॉरेन आर्मीज किया गया था. एंड पीपल हैड डिफीट एंड ह्यूमिलेशन ऑफ द फ्रांस इन देयर माइंड्स. मतलब लोगों के वो ज़हनों में थी कि भई हमारे लोगों की बहुत ज़्यादा जो है वो ह्यूमिलेशन हुई है. तो यहाँ से जो है ना लोगों का दिल खराब हो जाता है लुई 18 से. एंड दूसरी ये थी कि दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनमें भी स्ट्रगल थी, लाइक अल्ट्रा रॉयलिस्ट थे, मॉडरेट्स थे, लेफ्ट जो है वो रेडिकल्स थे. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि डेथ होती है लुई 18 की, एंड असेशन ऑफ चार्ल्स टेन, और यहाँ पे दूसरे जो है वो साहब आते हैं जिनका नाम होता है चार्ल्स टेन. सो इन 1824 मतलब इसका जो टाइम पीरियड चलता है ना वो चलता है 1814 to the 1824. So Louis 18 died and was succeeded by his younger brother. अब उसका जो younger brother था the Count of Artois, who ascended the throne with the title of Charles X. So Charles X, he was a leader of the emigres, मतलब वो लोग जो बाहर चले गए थे wealthy से थे. He was through a reactionary and had learned nothing from the revolution. अब इसका ये माइंड सेट होता है कि बहुत ही रिएक्शनरी लीडर होता है, मतलब यूं समझ लें कि इसने रिवॉल्यूशन से कुछ भी नहीं सीखा था. जैसे एटीन ने सीखा था ना कि भाई लोग ये चाहते हैं, उनको ये जो है वो देनी चाहिए चीज़ें, इनके साथ रिकनसाइल किया जाए, इनके साथ कंप्रोमाइज़ किया जाए, लोगों को जो है ये राइट्स देने चाहिए. लेकिन दिस मैन हैड लर्नड नथिंग फ्रॉम द रिवॉल्यूशन. सो इसको यही लगता था कि ही वांटेड टू रिवाइव द ओल्ड रिजीम एंड रिस्टोर करना चाहते थे प्रिविलेजेस नोबल्टी के एंड क्लर्जी के, मींस पहला वाला ही टेन्योर याद करें आप जो. सो दिस पॉलिसी अल्टीमेटली काज हॉस्टाइल रिएक्शन एंड फाइनली लेड टू अनदर रिवॉल्यूशन इन 1830 एंड हिज फॉल. अब देखिए ये वो लोग हैं भाई जो रिवॉल्यूशन से निकल के आ गए हैं. उन्होंने नेपोलियन की रिजीम देखी है जिनमें इनको राइट्स मिल गए थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखी है, इन्होंने लुई 18 का टेन्योर देखा है. मतलब
इट्स नॉट पॉसिबल कि आप दोबारा से वही रिजीम रिवाइव करें और वही से वही चीजें हों, तो ऑब्वियसली लोग क्या करेंगे, रिवोल्ट ही करेंगे। तो हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। ही वॉज बॉर्न एट 9 अक्टूबर 1757 वर्साइल्स, फ्रांस में। फैमिली चार्ल्सटन was younger brother of Louis XVIII and the last monarch of the Bourbon Restoration period। अब ना हम बार बार पढ़ेंगे कि बार्बन रिस्टोरेशन पीरियड, बार्बन रिस्टोरेशन पीरियड, बट ये लास्ट मोनार्क होगा किसका, बार्बन रिस्टोरेशन पीरियड का, इसके बाद खत्म। सो अर्ली लाइफ बिफोर हिज रिजाइन, चार्ल्स वॉज नोन एज द, अब यहाँ पे क्या है कि हम जब शुरू में देख रहे थे ना इनके रूलर, लुई 15, लुई 16, उसके बाद 17 नहीं, लुई 18, अब ये फोर्थ वन ये है, ठीक है, जिसको हम चार्ल्स 10 कह रहे हैं। तो ये लास्ट होगा, इसके बाद बाबर डायनेस्टी खत्म हो जाएगी। अब इसके लिए ये ज़्यादा मतलब फ़ेमस था कि जो है ना ये आउटस्पोकन था, एडवोकेट था रॉयलिस्ट का एंड अल्ट्रा कंज़र्वेटिव व्यूज़, मतलब वो लोग जो ओल्ड रिजीम को रिवाइव करना चाहते थे, रिएक्शनरी थे। एंड इसकी रेन को हम देखते हैं टेन्योर को, रिस्टोरेशन ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। अब चार्ल्स टेन टुक अ मोर कंज़र्वेटिव अप्रोच देन हिज ब्रदर, फेवरिंग द एब्सोल्यूट पावर ऑफ मोनार्की, मतलब इसने एब्सोल्यूट पावर ऑफ मोनार्की को फेवर किया। ही अटेम्प्टेड टू रोल बैक मेनी ऑफ द लिबरल रिफॉर्म्स, मतलब जो भी लिबरल रिफॉर्म्स किए गए थे ना नेपोलियन के टाइम में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में, इसने उन सारे रिफॉर्म्स को रोल बैक कर दिया था। And policies, his government was marked by the conservative and the reactionary measures, like including the restoration of privileges for the nobility and the Catholic Church. So the July Ordinance of 1830 were particularly controversial, dissolving the Chamber of Deputies, curbing the freedom of press, and limiting the electorate। अब इसकी पॉलिसी की तो आप समझ गए हैं, इसमें उस पॉलिसीज में के साथ साथ ये भी किया था कि जो प्रिविलेजेस थी ना नोबिलिटी की, कैथोलिक चर्च, जो भी प्रिविलेजेस थी उनको इसने क्या किया था, जो है वो रिस्टोर किया था सारी पॉलिसीज को। अब एक opposition and revolution. So Charles' action and his authoritarian style led to the growing discontent among the French population. So the liberal and the moderate factions, including the bourgeois, became increasingly opposed to his reign. अब देखें ना, जब इसकी इतनी एक्सट्रीम पॉलिसीज थी और जो ओल्ड जो भी चीज़ें थी वो रिवाइव की गई थी, तो ऑब्वियसली जो लोग थे, फ्रेंच पॉपुलेशन थी, वो बिल्कुल भी इससे खुश नहीं थी। सो द जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसने जो ऑर्डिनेंस दिए, द जुलाई ऑर्डिनेंस स्पार्क द जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं ना, फ्रांस के जो सिटीजन्स होते हैं, वो स्ट्रीट में जाते हैं और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे चार्ल्स टेन को एब्डिकेट किया जाता है इन द 1830 in the face of growing unrest and the military pressure. So he fled to the exile in the uh, एग्जाइल इन ब्रिटेन, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इवेंट्स कौन से थे which led to the revolution of 1830। अब उसमें पहले ये था कि रिस्ट्रिक्शन प्रेस के ऊपर, एंड उसके बाद क्या थे कि इमिग्रेट्स वर प्रॉमिस कंपेंसेशन। अब वो लोग जो चले गए थे, फ्रांस छोड़ के गए थे, उनको प्रॉमिस किया गया था कि आपको बिलियंस में जो है वो आपको कंपनसेशन दी जाएगी। एंड जो चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज थे, जो बाय लेजिस्लेचर बना था, हमने देखा था उसको भी डिसॉल्व किया गया था। एंड जो लोग इलेक्टोरल जो लॉज थे उनको भी रिवाइज किया गया था, एंड उनमें जो बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो डिसफ्रेंचाइज हो गए थे, एंड फ्रेश इलेक्शंस जो थी वो ऑर्डर की गई थी। किंग जो था वो बहुत जिद्दी था, ही रिफ्यूज टू समन ए न्यू चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज एंड इशूड फॉर ऑर्डिनेंस इन जुलाई 1830। अब इसने न्यू डिप्यूटीज चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज नहीं बनाए थे, बल्कि इसने जुलाई ऑर्डिनेंस इशू किए थे, जिनमें एक ये था कि भाई स्ट्रिक्ट प्रेस सेंसरशिप इम्पोज की गई थी, बल्कि एंड ऑल द मटेरियल फॉर द पब्लिकेशन had to be submitted for pre-censorship। अब जो भी पब्लिकेशन होती थी तो उसमें क्या होता था कि पहले वो सबमिट किया जाता था, कि पहले उसको चेक किया जाता था कि उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कोई अगेंस्ट किंग तो नहीं है कोई चीज। एंड उसके बाद सेकंड था कि डिसॉल्व द न्यू चेम्बर बिफोर इट कुड मीट, मतलब जब उनके मीटिंग का टाइम होता है तो उसकी मीटिंग से पहले वो डिसॉल्व कर लेते हैं। एंड इलेक्टोरल लॉ जो थे वो रिवाइज किए गए थे, एंड फ्रेश जो इलेक्शंस थी वो ऑर्डर की गई थी। सो फॉर दैट देयर वाज अ टेरिबल chaos इन द फ्रांस, द ऑर्डिनेंस वर डिनाउंस्ड
is the attempts, अब वहां पे ये था कि वो आप लिबरलिज्म को खत्म करना चाहते हैं एंड जो एब्सोल्युटिज्म है उसको इम्पोज करना चाहते हैं. दीज ऑर्डिनेंस प्रोवोक द वायलेंस ऑफ द 3 ग्लोरियस डेज. अब उसमें जो है ना लोगों ने बहुत अपोज किया था इन ऑर्डिनेंस को. ऑब्वियसली वो उन लोगों के अगेंस्ट थे एंड चार्ल्स टेन जो है वो प्लान करता है कोप विदाउट इंश्योरिंग दैट वर सफिशिएंट लॉयल ट्रूप्स इन द पेरिस टू कंटेन द अपोजिशन. सो मेनी ऑफ द ट्रूप्स हु वर अवेलेबल वर सिंपैथेटिक टू द रिवॉल्यूशन. अब यहाँ पे जो है ना इवन जो ट्रूप्स होते हैं वो भी बड़े जो है हमदर्दी दिखाते हैं विद द फ्रेंच सिटीजन्स. सो दीज पीपल डिमांडेड द रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्ट्री एंड स्ट्रीट फाइटिंग वेंट आउट फॉर 3 डेज, जिसको जो है 3 ग्लोरियस डेज कहा जाता है. जब सोल्जर्स को कहते हैं कि भाई आप इन मॉब को क्रश करें, इनके ऊपर फायर करें, लेकिन उन सोल्जर्स ने भी रिफ्यूज कर दिया था. तो तभी चार्ल्स को ऑब्वियसली क्या करना था, छोड़ना था. सो उसमें उसके बाद चार्ल्स कहते हैं कि ओके आई एम रेडी टू विड्रॉ द ऑर्डिनेंस. ही विड्रू, इवन उसने विड्रॉ किए थे ऑर्डिनेंस बट इट वाज टू लेट. सो द इंसर्जेंट्स डिमांडेड हिज एब्डिकेशन. उन्होंने कहा अब रीजन, अब जो है ना विड्रॉवल नहीं चाहिए हमें, हमें आपकी रेजिग्नेशन चाहिए. सो अब हम डिस्कस करते हैं कि उस रिवॉल्यूशन के काजेज क्या थे. अब ना जब रिवॉल्यूशन की हम बात करेंगे, चाहे वो रिवॉल्यूशन 1830 वाला हो या रिवॉल्यूशन 1814 8 वाला हो या यूनिफिकेशंस की मूवमेंट हो, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो, ठीक है, या यूरोप में उस टाइम में क्योस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, तो उन सब में जो पहला रीजन रहेगा ना बिहाइंड दिस ऑल द सिनारियो, वो कांग्रेस ऑफ वियना होगी. आपने पकड़ के इसको हेडिंग बनानी है. क्यों भाई ये सब जो कुछ हो रहा है कांग्रेस ऑफ वियना की वजह से हो रहा है उसमें, क्योंकि देखें बार्बर डायनेस्टी को उन्होंने रिस्टोर किया था. बार्बर डायनेस्टी में चार्ल्स टेन आए जो जिसने कुछ भी नहीं सीखा था रिवॉल्यूशन से. एंड अनरियलिस्टिक पार्लियामेंट्री सिस्टम थी जिसमें बेल्जियम जो थे वो 3.5 मिलियन थे और डच जो थे वो 2 मिलियन थे, लेकिन ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दी गई थी डच पीपल को. लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि बेल्जियम जो है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेगा 1930 में. एंड पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन थी एंड सक्सेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी एक रीजन था, क्योंकि लोगों में अब कॉन्फिडेंस आ गया था टू आस्क फॉर देयर राइट्स. एंड ब्रिटिश सपोर्ट टू द लिबरलिज्म, ब्रिटिश भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था उस टाइम लिबरलिज्म को भी, नेशनलिज्म को भी, because he was a it was a, British was a supporter of democracy and the liberalism, hence it supported the smaller states that strived for the independence. और दूसरा ये है कि weaknesses थी and collapse of Congress of Vienna का Congress system का and struggle for the independence and the unification. So you can take the example of revolt in the Belgium. And हम देखते हैं कि what is the importance of revolution of 1813. Number 1, फेल्यूर वही अटेम्प्ट का टू रिवाइव द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग जो पहले होता था, एंड फेल्यूर टू अटेम्प्ट द रिवाइव द ओल्ड प्रिविलेजेस ऑफ द फ्यूडल्स एंड sovereignty of the people was reasserted and civil rights of the people were protected and the victory of revolutionary principles over the absolutism. So the liberalism yielded by the revolutionary governments. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो है ये रीजंस थे किसके जो है पीछे ये रीजंस थे रिवॉल्यूशन ऑफ 1830. ठीक है, तो उसमें जो है ये सारे अपने रीजंस डिस्कस करने हैं और इम्पोर्टेंस भी वही होगा जो अभी हमने डिस्कस किया. सो इट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम 1814 टू द 1830. अब हमने यहाँ पे कहाँ तक पहुंचे हैं, हम यहाँ पे पहुंचे हैं 1830 तक. हमने स्टार्ट किया था 1814. तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 रूलर आए जिन्होंने रूल किया. एक था लोए जो है 18 और दूसरा था चार्ल्स 10. तो हमने आज जो है 2 रिजीम्स को हमने डिस्कस किया और दोनों जो थी आप लोगों ने याद करनी है कि दोनों ही जो रिजीम है ना वो दोनों ही किस में है, वो फ्रांस में है. ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे कि आगे जो है वो किसका टेन्योर आता है और हम देखेंगे आगे रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 और उसके बाद जो हमारी मूवमेंट्स होगी कौन सी यूनिफिकेशंस की, जिसमें एक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड उसके बाद हमारे पास है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. तो ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. अगर कोई सवाल नहीं है तो देन टेक केयर.
एंड अल्लाह हाफिज, बाय।